हाय फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, जिसमें कि ये हम टॉपिक्स करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स, नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स एंड नीड ऑफ मिनरल्स। तो जैसा कि हमको पता है कि प्लांट्स क्या अब्जॉर्ब करते हैं, तो वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करते हैं। तो और वाटर की क्या जरूरत है प्लांट्स के लिए? तो पहला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बचपन से पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल है उसमें वाटर एक मेन रोल निभाता है, ठीक है, क्योंकि उसको खाना बनाने में मदद करता है। तो ये तो हम समझ गए। दूसरा है ट्रांसपीरेशन। जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं, फैन ऑन कर लेते हैं, बट प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है वो लूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो अपने आप को ठंडा रख पाते हैं। और इससे एक चीज होती है कि वो सक्शन क्रिएट करता है, जिससे की मदद से रूट से जो है पानी वो एब्जॉर्ब कर पाता है। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। अब वाटर में क्या घुला हुआ है, साथ में मिनरल्स घुले हुए हैं, जो कि रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। और चौथा है मैकेनिकल स्टिफनेस। मैकेनिकल स्टिफनेस का मतलब ये है, मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये है कि प्लांट को स्टिफनेस देता है, टर्जिडिटी देता है, जिससे कि वो सख्त बना रह सके। अब आता है नीड ऑफ मिनरल्स। तो आप सोच रहे होंगे कि मिनरल्स की क्या नीड है प्लांट्स को? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मिनरल्स। लाइक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है, वो रूट्स एंड फ्लावर्स के ग्रोथ में काफी मदद करता है। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसमें मदद करता है? क्लोरोफिल के बनने में मदद करता है और ग्रीन कलर भी देता है। और कैल्शियम। कैल्शियम जैसे हमारे में हड्डियों को मजबूत करने में काम आता है, उसी तरीके से कैल्शियम जो है प्लांट्स में सेल वॉल के बनने में, या कह सकते हैं उसके डिपोजिशन में मदद करता है। और जो चौथा है सल्फर। सल्फर जो है उनको बैक्टीरिया मतलब और कई बीमारियों से बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से उनको वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर अब्सॉर्बिंग वाटर। तो रूट्स में ऐसा क्या है जो कि प्लांट को हेल्प करता है पानी को अब्सॉर्ब करने में? चलिए आइए देखते हैं। पहला है एनॉर्मस सरफेस एरिया ऑफ रूट्स। जैसा कि आपको पता है, छोटे से छोटे प्लांट को भी देखोगे, अगर उसको उखाड़ा जाए तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से, जो उसका रूट है उसमें रूट्स हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो ही क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। सेकंड है रूट हेयर्स कंटेन सेल सैक ऑफ हायर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। तो आपको पता है कि सेल के अंदर होता है वैक्यूल, जो कि स्टार्च को कंटेन करता है। तो जब एक रूट हेयर के सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और बाहर जो कंसंट्रेशन है पानी का वो कम है, तो इसके वजह से जो मूवमेंट है पानी का वो अंदर होता है, ठीक है। और तीसरा है रूट हेयर है थिन वॉल। अगर रूट हेयर की जो वॉल्स हैं वो थिन होगी तो इजीली जो है पानी अब्सॉर्ब हो पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगला टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या है वो? इट इज द मिनिमम प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ट फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए इसके एक एग्जांपल से देखते हैं क्या है। ये एक बीकर है, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और जैसा कि मैंने उस में बताया था, यहाँ पे एक जो है डाइल्यूट सोल्यूशन है और यहाँ पे एक कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन था। और डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जो है मूवमेंट बढ़ेगा, तो इसका लेवल क्या होगा? राइज होगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा इसका लेवल। तो मान लीजिए कि हम यहाँ ऊपर एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है, और इस पिस्टन से अब इसको हम, इस पानी को जो लेवल बढ़ रहा है इसको हम धकेलते हैं नीचे की तरफ। तो क्या होगा? एक ऐसा मिनिमम प्रेशर ऐसा जनरेट होगा जिससे कि जो है, जो मूवमेंट है, जो कि पानी इधर से इधर की तरफ आ रहा है, ये मूवमेंट रुक जाएगा। तो वो जो मिनिमम प्रेशर है उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जिसको कि लगाकर हम जो इनवर्ट फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का, उसको हम रोक सकते हैं सोल्यूशन में आने से। तो इट इज द मिनिमम प्रेशर विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ट फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है कि जब हम पिस्टन के थ्रू जब प्रेशर लगा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक ऐसा मिनिमम प्रेशर जब जनरेट करें हम, जिससे कि हम इस फ्लो को रोक दें, जिससे कि फ्लो रुक जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो फोर्स लगा रहा है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। कौन? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। ये है इधर से जो लग रहा है वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो यहाँ से अप्लाई कर रहा है, सॉल्वेंट जो अप्लाई करता है, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बस वो नेगेटिव होता है और बाकी दोनों का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है।
तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसका मतलब कि प्लांट किस तरीके से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फ्लूइड तक कंडक्ट करते हैं, जिसमें कि पहला जो प्रोसेस है वो इम्बाइबिशन है। मतलब क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंसेस विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ टर्म मान के है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है चिपकना, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर जाकर उसके सरफेस पे चिपक जाता है, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझाना चाहेंगे। लाइक एक 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 बीकर ले लीजिए, उसमें रेड कलर डाल दीजिए और उसके बाद उसके अंदर एक चॉक डालिए। तो देखेंगे जब चॉक को हम बाहर निकालेंगे तो चॉक जो है रेड कलर का हो चुका होगा, बट चॉक को जब हम तोड़ेंगे तो उसका बीच का जो हिस्सा है वो व्हाइट रंग का हुआ होगा। मतलब इसको ये समझ में आता है कि जो चॉक का जो बाहरी सतह है उस पे जो है सिर्फ रेड कलर आके चिपका, बट अंदर अब्जॉर्ब नहीं हुआ। बट इसी के जगह पर अगर हम कोई स्पॉन्ज लेते और रेड कलर के अंदर डालते तो देखेंगे कि बाहर से भी वो रेड हो जाता है और अंदर से भी वो रेड हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर उसके अंदर वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में आप फर्क अभी तक समझ गए होंगे। तो आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन के थ्रू कैसे अब पानी अब्जॉर्ब हो सकता है। तो बहुत इजी है ये कि पहले जब मान लीजिए हम एक सीड को डालते हैं पानी के अंदर, तो क्या होगा कि जो सीड कोट है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग होते हैं, मतलब इनको वाटर बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो होता ये है कि वो जो पानी के सब्सटेंसेज हैं वो उसके सीड कोट पे आके चिपक जाते हैं, और जो सीड कोट है वो परमिएबल है, जिसके थ्रू वो इजीली वो पानी अंदर चला आता है और जो सीड है वो फूल जाता है। और ऐसा ही आपने देखा होगा रेनी सीजन में, जब दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं, वो क्यों होता है? वो इम्बाइबेशन की वजह से होता है। और जो दूसरा फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफ्यूजन। ये क्या है? डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन व्हेन द टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है? नेचर का एक उसूल है, चीजें जो हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, मतलब एक बैलेंस बनाती हैं, इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं। लाइक देखिए एग्जांपल देख सकते हैं अपने घरों में भी, जब हम पूजा करते हैं उसके बाद अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका जो धुआं होता है, खुशबू होती है, पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जहां हमने अगरबत्ती जलाया है उसका धुआं कंसंट्रेशन वहां ज्यादा है, बट दूसरे कॉर्नर में उसकी धुआं कंसंट्रेशन बिल्कुल भी कम है। तो क्या है कि वो धुआं जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी है, जब हम एक बीकर में एक उजाला डालते हैं या फिर कोई कलर ही डालें, एक बूंद डालें, तो क्या होगा? पूरा पानी का कलर धीरे धीरे उस कलर का हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? कि डिफ्यूजन की वजह से होता है और इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल। तो उसके पहले हम देखेंगे टोनिसिटी क्या होता है। तो टोनिसिटी क्या है? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब कि बाहर और अंदर जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन के आधार पे ही फ्लो डिसाइड होगा। तो इसी को हम टोनिसिटी कहते हैं। लाइक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, पहले आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर। लाइक बाहर जो सॉल्यूशन है और अंदर जो सॉल्यूशन है, इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, नेट मूवमेंट जीरो होगा। मतलब मूवमेंट होगा मगर जितने पार्टिकल्स अंदर जाएंगे उतने ही पार्टिकल्स अंदर बाहर आएंगे। तो इससे क्या होगा? नेट मूवमेंट जीरो। तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि जीरो हो रहा है। ठीक है, नेट मूवमेंट। दूसरा क्या है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इसमें सेल के अंदर क्या है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब कि हाइपरटोनिक का मतलब कि अंदर जो सोल्यूशन है वो काफी गाढ़ा है, वो लेस डाइल्यूट है, और बाहर जो सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, वो क्या है? बहुत डाइल्यूट है। तो मूवमेंट कहाँ होगा इसका? अंदर की तरफ होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो प्लांट सेल है वो फूल जाएगा, और इसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। इसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। और तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा केस क्या है? हाइपोटोनिक। बाहर अंदर क्या है? हाइपोटोनिक, मतलब अंदर का जो सोल्यूशन है वो काफी डाइल्यूट है, और बाहर का जो सोल्यूशन है वो क्या है? हाइपोटोनिक है। तो मूवमेंट अब कहां होगा? इसका मूवमेंट होगा अब बाहर, अंदर से बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि बाहर जो है काफी गाढ़ा सोल्यूशन है, तो जो अंदर से जो मूवमेंट है सोल्यूशन का वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि बाहर हो रहा है मूवमेंट। अच्छा, तो हम वापस इस केस को एक बार हम वापस से देखेंगे। ये है प्लांट सेल। ठीक है, इसमें आपको पता है एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, और ये जो है न्यूक्लियस है, और बाकी गोल्गी बॉडीज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जब
एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है तो होता ये है कि ये वैक्यूल जो है वो छोटा हो जाता है, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है और जो सारा साइटोप्लाज्म है वो एक जगह ऐसे इकट्ठा हो जाता है। वो पहले पूरे सेल में होता है और एक जगह हो जाता है। तो इसको, इस केस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। अगर वापस इसी प्लाज्मोलाइज सेल को अगर हम वापस से एक सोल्यूशन में वापस डाल दें, जो कि बाहर अब हम अगर डाल दें हाइपोटोनिक, अब इसके अंदर जो, अब इस केस में जो अगर देख रहे हैं तो अंदर सोल्यूशन क्या है, वो गाढ़ा हो गया है काफी। तो अब ये अंदर क्या कैसा बन गया है, अंदर ये बन गया है हाइपरटोनिक हो गया है। अगर इसको हम वापस एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा, ये वापस से अपना शेप फिर से ले लेगा। तो इसको कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। तो समझ गए टोनिसिटी क्या है? टोनिसिटी क्या है? दोनों कंसंट्रेशन के हिसाब से जो मूवमेंट डिसाइड हो रहा है यहाँ पे कि पानी अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, तो इसी को कहते हैं टोनिसिटी। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन कहां होगा, तो उसके आधार पे तीन सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया तीनों केस? तो स्टूडेंट्स, जो हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? ये एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, जिसमें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो है मूव करता है। कब तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक बीकर लिया है जिसके बीच में क्या है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो कि सिलेक्टिव पार्टिकल्स को भी जाने देता है, मूव करने देता है। ठीक है, तो और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ हमने जो है लिक्विड लिया है। ये एक सोल्यूशन है, समझ लीजिए। सोल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और यहाँ से सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब पानी इसमें घोला जाता है। तो मान लीजिए कि, या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दोनों ही सोल्यूशन भी ले लेते हैं, अगर मान लिया जाए तो भी हो जाएगा। लाइक यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 लीटर पानी और 2 kg शुगर ले लेते हैं। ठीक है, ये शुगर ले लिया और यहाँ ले लिया हमने 1 लीटर वाटर। ठीक है, और यहाँ जो है हम ले लेते हैं, ठीक, इसका उल्टा 2:1 के रेशियो में हम अब ले लेते हैं 2 लीटर वाटर ले रहे हैं और 1 kg शुगर ले रहे हैं। ठीक है, तो होगा ये कि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये सोल्यूशन जो है ज्यादा डाइल्यूट है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा हैं, मगर यहाँ पे इस केस में यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम है। ये क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो घुल चुके हैं, तो यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये गाढ़ा है ज्यादा, ये डाइल्यूट कम है। ये कहा से कंसंट्रेशन ना करके हम कहें कि यहाँ इसका इस तरफ का जो सोल्यूशन है वो काफी जो है कम डाइल्यूट है। तो होगा ये कि बट नेचर को तो बैलेंस बनाना है, तो क्या होगा कि इसको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ, और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बीच में, वो जो है इन पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देता, क्योंकि वो काफी सिलेक्टिव है नेचर में, तो वो सिर्फ पानी को अलाउ करेगा। तो होगा ये कि यहाँ से जो वाटर है वो मूव करना शुरू कर जाएगा। जब शुरू करेगा तो यहाँ लेवल बढ़ेगा, और कब तक बढ़ेगा? जब तक कि दोनों का जो कंसंट्रेशन है बराबर ना हो जाए। तब मतलब कि यहाँ पे, जब यहाँ पे आया, ये कब तक बढ़ेगा? यहाँ पे आ जाएगा जब ये 2 लीटर हो जाएगा, और शुगर तो उतना ही रहेगा 2:2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:1। 1 लीटर पानी चला गया, तो इसका रेशियो क्या हो गया? आप देखिए 2:2 मतलब कितना हो गया? 1:1 का रेशियो आ गया। तो इसका रेशियो जो है बराबर हो गया, इसका कंसंट्रेशन जो है बराबर हो गया। तो इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस।